हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। इफ़ यू वांट टू स्कोर 90 और 95 प्लस, यानी आपका अगर टारगेट है कि 90% मुझे स्कोर करना है या 95% मुझे स्कोर करना है, तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी। यानी आप कंप्लीटली इस सीरीज़ के साथ जा सकते हो। हाँ, 100% का अगर आपका एम है, टारगेट है, तो उसके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए। ओके, तो यहाँ इस सीरीज़ की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो यहाँ पे हम किस टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। देखिए, इस सीरीज़ में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, जो आपका एनुअल एग्जाम होता है, उसमें 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर के मेन थीम या फिर कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि इनकी वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद बात आती है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की। सेकंड टाइप के वो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, लिटिल बिट उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। थर्ड टाइप के वो क्वेश्चंस है जिनको आप बोलते हो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए, अभी की बात करें, सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर भी अच्छी खासी उनको वेटेज दी जाती है, उनके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया जाता है। देखिए, जब कोई चैप्टर सीबीएसई की बुक में इंक्लूड किया जाता है, सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड किया जाता है, तो उस चैप्टर को इंक्लूड करते हुए कुछ चीज़ें माइंड में रहती है कि ये मैसेज हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, यानी ये कंसेप्ट है वो स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो मैसेज पहुंचाते हैं ना चैप्टर के थ्रू, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, उनको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो उनको भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। यानी कि ये जो सीरीज है वो आपके लिए फुल प्रूफ सीरीज रहेगी। आप इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओगे और होपफुली बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। आज क्या बात करेंगे हम? आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर। इस चैप्टर से रिलेटेड हम बात करेंगे सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन की। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन और एंड में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड 5 मार्कर यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। देखिए, ज्योग्राफी में से सबसे ज़्यादा जो चांसेस है कि जिसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमारा 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर। यानी कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है जियो में से, तो वो इसी चैप्टर में से रहेगा। यानी आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर 5th, 6th, 7th चैप्टर में से इस बार कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर यानी कि एग्रीकल्चर में से रहेगा। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया एंड मेंशन इट्स 2 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। हमें बताना है इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सी है और 2 स्टेट्स के नेम बताने हैं जहां पर उस क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज राइस। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी फूड क्रॉप है दैट इज राइस। आफ्टर दैट व्हीट, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप हमारी है जवार। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज राइस। और उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल दैट इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस। सबसे ज़्यादा जो चावल प्रोड्यूस किया जाता है वो वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस किया जाता है। एंड आफ्टर दैट यूपी एंड बिहार आर द अदर लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, वेस्ट बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तो वहाँ पे चावल की 3 फसलें ली जाती है, ओस, अमन एंड बोरो। यानी कि चावल काटा, चावल बोया, चावल काटा, चावल बोया, चावल काटा, चावल बोया, यानी पूरे साल वो राइस का ही प्रोडक्शन लेते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट में, नेम एनी 2 बेवरेज क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया की 2 कोई बेवरेज क्रॉप बतानी है, तो वो है टी एंड कॉफ़ी। ओके, टी की अगर बात करें तो टी का लीडिंग प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है दैट इज़ असम। एंड सेकंड जो कॉफ़ी दी गई है, कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें दैट इज़ कर्नाटका। कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटका। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया,
नेम लीडिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ जवार एंड बाजरा। हमें बताना है कि जवार और बाजरा के लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से इंडिया के। देखिए जवार की बात करें तो जवार का लीडिंग प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है दैट इज महाराष्ट्र, और बाजरा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है राजस्थान। ओके, बोथ जो जवार और बाजरा की बात करें, जवार बाजरा एंड रागी, ये मिलेट्स में आते हैं, मोटे अनाज में आते हैं, और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, आपने हो सकता है कि जवार का या बाजरे का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं किया हो, लेकिन राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में बाजरे का यूज़ अच्छा खासा किया जाता है। सर्दियों में इसकी रोटियां बनाई जाती है। जैसे मक्के की रोटी है तो वो पर्टिकुलरली पंजाब के लोग खाते हैं। ऐसे ही जो थोड़े से अवेयर लोग हैं न्यूट्रिशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, तो अपने अनाज में, अपने आटे में जवार है उसको मिक्सअप करते हैं। अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो वहाँ पर जैसे हम बाजरा या फिर मक्के की रोटी का इंक्लूड करते हैं पर्टिकुलरली विंटर में, ऐसी जवार है उसको इंक्लूड किया जाता है अपने मील्स में साउथ इंडियन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, नेम सम फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ फाइबर क्रॉप्स के नाम बताने। फाइबर मतलब रेशे वाली, जिनसे धागा बनता है। ओके, तो उनमें रहेगा कॉटन, जूट एंड नेचुरल सिल्क। कॉटन की बात करें तो कॉटन का जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है दैट इज गुजरात। अभी की बात करें तो गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है। जूट की बात करें तो जूट का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है दैट इज वेस्ट बंगाल। और नेचुरल सिल्क की बात करें तो ये थोड़ा बहुत, यानी कि बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन इन इंडिया। भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है ये हमें बताना है, तो वो रहेगा हमारा यूपी। ओके, यूपी इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन। हालांकि शुगर केन जो प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। शुगर केन नॉर्थ इंडिया से साउथ की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन अभी भी यूपी इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच फूड क्रॉप इज कॉल्ड द कमर्शियल क्रॉप ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। कौन सी फूड क्रॉप है जो पंजाब और हरियाणा की कमर्शियल क्रॉप कहा जाता है। ओके, तो देखिए पहली चीज़ तो हम समझ लेते हैं कमर्शियल क्रॉप कौन सी होती है। द क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड टू सेल इन द मार्केट। ओके, वो क्रॉप्स जो मार्केट में बेचने के लिए पैदा की जाती है तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप। तो देखिए राइस जो है वो फूड क्रॉप है, ठीक। जैसे हम उड़ीसा की बात करें, वेस्ट बंगाल की, झारखंड, बिहार, यूपी की बात करें तो वहाँ पे मील का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। खाना जब तक वो खाना नहीं माना जाता जब तक उसमें राइस ना हो, चावल ना हो। लेकिन पंजाब और हरियाणा में राइस का अच्छा खासा प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन वो मील का एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये कमर्शियल क्रॉप है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 मार्कर में, 7th क्वेश्चन है, नेम सम प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया की कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स यानी कि बागानी फसलों के नाम बताने में। देखिए प्लांटेशन क्रॉप्स या बागानी फसल की बात करें तो इसको हिंदी में बोल देते हैं रोपण। अब रोपण से एक फील ये आता है कि भाई ये वो है जो रोप के लगाई जाती है। ओके, पौध लगाई जाती है इसकी, लेकिन पौध तो राइस की भी लगाई जाती है, चावल की भी पौध लगाई जाती है, तो वो प्लांटेशन क्रॉप में आएगा? नहीं आएगा। इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि एक बार पौध लगाने के बाद, हमने अगर एक बार प्लांट को लगा दिया है उसके बाद मिनिमम 3 इयर्स तक उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो राइस के साथ ऐसा नहीं है, तो राइस इज़ नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप की अगर हम बात करें इंडिया में जो मेन आएगी वो आएगा टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा, ये हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स में आ जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन क्रॉप रोटेशन। देखिए क्रॉप रोटेशन मतलब फसलों को बदल बदल के बोना। तो कौन सी फसलें हैं जो इस टाइप के काम आती है, जिनको बदल बदल के बोया जाता है क्रॉप रोटेशन में। अब देखिए क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कि अगर एक ही टाइप की फसल को बोया जाए तो कई बार उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो उसमें आती है पल्सेस। जो दालें हैं, ये दलहन वाली जो फसलें हैं, उनको क्रॉप रोटेशन के तहत बोया जाता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है उसको इंक्रीज करती है, उसकी वैल्यू को ऐड करती है सॉइल में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन हमें दिया गया, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन प्लांट्स टू ग्रो फुली। शुगर केन की जो गन्ने की फसल है वो कितने टाइम की होती है? देखिए जनरली जो क्रॉप्स होती है वो 4 to 5 मंथ्स की होती है, 6 मंथ की होती है, इतनी होती है ना। बट शुगर केन की बात करें, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर।
9 to 12 मंथ्स के आसपास टाइम लगता है गन्ने की फसल को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया। 10th क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट आर जायद क्रॉप्स, गिव एग्जांपल्स। हमें बताना है कि ये जायद क्रॉप्स क्या होती है, उनके एग्जांपल देने। ओके, हिंदी में इसकी प्रोनाउंसिएशन जायद रहेगी, हालांकि इंग्लिश में हम इसको जैद क्रॉप्स भी कह सकते हैं। तो जायद क्रॉप्स कौन सी होती है? देखिए अपने यहाँ पे देयर आर द 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। फसलों की 3 ऋतुएं होती है इंडिया में, रबी, उसके बाद जायद एंड आफ्टर दैट खरीफ। तो जायद क्या है? जायद इज ए क्रॉपिंग सीजन, एक छोटा सा क्रॉपिंग सीजन आता है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। सो जायद आर सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। जायद जो है वो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच का एक शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन है, यानी कि कब से मिड मार्च से लेकर के एंड ऑफ मई तक ये चलता है। तो इसकी जो मेन क्रॉप्स की बात करें तो वो आ जाता है वाटरमेलन, कुकुम्बर, ओके, इसके साथ साथ वेजिटेबल्स हो गई, फोडर क्रॉप्स हो गई, चारे वाली फसलें हो गई। यानी एक छोटा सीजन होता है जिसमें सब्जियां वगैरह लगा ली या फिर चारे वाली फसलें बो दी, तो वो जायद की क्रॉप्स कहलाएगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 11th हमें क्वेश्चन दिया गया। 11th हमारा क्वेश्चन है, नेम 2 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया के 2 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम बताने हैं। सो ये स्टेट्स हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात की बात करें तो सबसे आगे है किसके प्रोडक्शन में? कॉटन के प्रोडक्शन में। ओके, गुजरात इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एंड आफ्टर दैट महाराष्ट्र। हालांकि दोनों में कंपटीशन चल रहा होता है, कभी कभी महाराष्ट्र भी फर्स्ट पोजिशन पे आ जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया। 12th क्वेश्चन को देखिए, इन द प्रेजेंट टाइम द डिमांड ऑफ जूट प्रोडक्ट्स इज डिक्रीजिंग, व्हाई। अभी की बात करें तो जूट प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो रही है। जूट के जो प्रोडक्ट है, पटसन के जो प्रोडक्ट है, उनकी मांग कम हो रही है। कारण बताने हैं, 1 या 2 बता देंगे। ओके, तो इसमें देखिए फर्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जो जूट की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई है। अब देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होने का सीधा सा मतलब है कि द जूट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, वो महंगे मिल रहे हैं। ठीक, सेकंड है चीप सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। चीप सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है। देखिए जूट की बजाय जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए, जो चाहे वो कैरी बैग्स हैं, चाहे वो मैट हैं, ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो अवेलेबल हैं तो महंगा लोग क्यों खरीदेंगे? तो ये इसके पीछे 2 कोज है कि इसकी मांग क्यों कम हो रही है। एक तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट मेक्स जूट प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव एंड सेकंड चीप सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा 1 मार्कर में क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। कौन सी क्रॉप को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर, यानी हिंदी में कहीं तो सुनहरा रेशा इसको कहा जाता है, तो वो है जूट हमारी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया। 14th क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। आपने काफ़ी ये नाम सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और अगर आप किसी भी मॉल में कहीं पे गए हो, आपने दाल वगैरह कुछ खरीदनी हो तो आपने देखा होगा ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक होते ही वो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। यानी नॉर्मल आपको पल्सेस खरीदनी है, दाल खरीदनी है, चना दाल खरीदनी है, वो आपको सस्ती मिलेगी, और जो ऑर्गेनिक है वो थोड़ी महंगी मिलेगी। तो ये ऑर्गेनिक क्या होता है? ओके, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है कि एग्रीकल्चर वेयर बायोटिक मैन्योर्स आर यूज्ड विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। कि जब खेती में हम केमिकल्स को यूज़ ना करें, उसके बिना देसी खाद वगैरह डाल करके जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ओके, सो फार्मिंग वेयर ओनली बायोटिक मैन्योर्स आर यूज्ड विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15th हमें क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है ये हमें बताना है। ओके, इट इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग, खेती का एक टाइप है। क्या होता है? द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नॉन एज सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। ओके, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नॉन एज सेरीकल्चर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16th हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम जूट। हमें बताना है कि भाई जूट से क्या कुछ बनता है। 2-4 प्रोडक्ट के नाम हमें पता होना चाहिए। सो जैसे देखिए लेडीज़ पर्स हो गया, मेट्स हो गए, रोप्स हो गए, कारपेट्स हो गए, ये सारे के सारे किससे बनते हैं? ये सारे के सारे जूट से बने होते हैं। देखिए सारे नहीं, मतलब देखिए सिंथेटिक फाइबर के भी पर्स होते हैं, लेकिन जनरली आपने देखा होगा कैरी बैग्स, टीचर्स के हाथ में आपने देखा होगा कि वो लंच बॉक्स वगैरह लेकर के आते हैं, जूट के कैरी बैग्स होते हैं उनके पास।
ओके, ऐसे ही जो मैट स्कूल में होंगे जिसको आप टाट पट्टी भी पहले बोला जाता था, तो वो मैट्स हो गए, रोप्स हो गए, कारपेट्स हो गए। ओके, इसके साथ साथ जो शुगर बैग्स होते हैं, चीनी के जो बोरियां होती हैं, वो बोरियां कैसे बनती है, वो बोरियां भी जूट से बनी होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17, इन स्टेट्स लाइक आसाम एंड डेस उड़ीसा देयर क्रॉप्स ऑफ पेडी आर ग्रोन, 3 क्रॉप्स ऑफ पेडी आर ग्रोन इन अ ईयर, दीज आर ओस, अमन एंड बोरो। हमें एग्जाम्पल दे दिए हैं कि भाई आसाम में, उड़ीसा में और इस स्टेट में जो पेडी है, राइस है, उसकी 3 क्रॉप्स को बोया जाता है, ओस, अमन एंड बोरो। ये किस स्टेट की बात करें, एक थर्ड स्टेट है वो मिसिंग है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है, यानी कि चावल का, राइस का लीडिंग प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो है हमारा वेस्ट बंगाल, और वहाँ पर चावल की 3 फसलें ली जाती है, ओस, अमन एंड बोरो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्वेश्चन दिया गया, इन इंडिया झूमिंग अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन डे स्टेट। देखिए, इंडिया में जो झूमिंग है उसको एक स्टेट में बेवार या फिर दहिया भी कहा जाता है। हमें बताना है कि किस स्टेट में बेवार या दहिया कहा जाता है, झूमिंग कल्टीवेशन या फिर उसको कह लीजिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो आंसर हमारा रहेगा मध्य प्रदेश। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्वेश्चन है, डेस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? सो आंसर हमारा रहेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन शुगर केन। ठीक, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है इस चैप्टर में से, ब्राज़ील कॉफ़ी के प्रोडक्शन में भी फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन को देखिए। 20th हमारा क्वेश्चन है, जवार इज़ द डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो जवार किस स्थान पे आता है, जवार का प्रोडक्शन है तो वो थर्ड है। ओके, तो ये वैसे जनरल भी क्वेश्चन बन जाता है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी फूड क्रॉप है इंडिया की, दैट इज़ राइस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है दैट इज़ व्हीट, ओके, गेहूं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है वो हमारी जवार है। जवार की एक और स्पेशलिटी की बात करें तो मिलेट्स तो है, ये मोटा अनाज तो है ही, इट इज़ ए फूड क्रॉप एज वेल एज ए फॉडर क्रॉप भी है, चारे वाली फसल के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। 21st हमारा क्वेश्चन है, अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन इंडिया। देखिए 2 टाइप की कॉफ़ी होती है मेनली, अरेबिका एंड रोबस्टा। मेनली अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में अरेबिका कॉफ़ी है उसको ग्रो किया जाता है। ठीक, अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड इट वॉज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम देश कंट्री। हमें बताना है ये भारत में कौन से देश से लाई गई थी, तो आंसर हमारा रहेगा यमन। ये यमन से लाई गई है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया। 22nd क्वेश्चन में देखिए, द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय डेस इज ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन बन गए। तो पहली चीज़ तो ये भूदान क्या है, दूसरा ये ग्रामदान क्या है। देखिए भू मतलब जमीन और दान मतलब दान देना, ओके, डोनेशन। ओके, तो गांव में अगर गांव का गांव, कई बार ऐसा हुआ कि कोई किसान ने पूरा गांव, जमींदार ने, लैंडलॉर्ड ने पूरा गांव ही दान में दे दिया। कब? आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ओके, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द विनोबा भावे मेनी पीपल दे रीडिस्ट्रीब्यूटेड देयर लैंड। अपनी ज़मीन को उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो उसे भूदान नाम दिया गया था। कुछ किसानों ने ऐसे किया, जो जमींदार थे, बड़े किसान थे, उनके पास पूरा गांव था, उन्होंने सारा सारा दे दिया कि चलिए ठीक है, जो लैंडलेस लोग हैं उनको हम दे देते हैं, तो उसे ग्रामदान का नाम दिया गया। तो ये एक मूवमेंट बन गया था उस वक्त। ओके, भूदान ग्रामदान मूवमेंट, इट वॉज लॉन्च्ड बाय विनोबा भावे एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी इसको कहा जाता है, रक्तहीन क्रांति। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 23, MSP स्टैंड्स फॉर। MSP की फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? देखिए एट द टाइम ऑफ द सोइंग क्रॉप्स, कि जब क्रॉप को बोया जाता है उस टाइम गवर्नमेंट है वो MSP डिक्लेयर करती है उस पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड। ऐसा इसलिए किया जाता था कि जो फार्मर्स है उनको इंक्रीज किया जा सके कि भाई फसलें बोइए, ये आपको ये दाम मिलेंगे। क्लियर। दूसरा ये होता है कि अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो भी दाम नहीं गिरेंगे। एक श्योरिटी दी जाती है, इंश्योरिटी दी जाती है किसानों को, फार्मर्स को, कि भाई अगर कुछ भी हो, कितना भी प्रोडक्शन हो जाए, इस रेट पे तो हम खरीदने वाले हैं। ओके, सो MSP मीन्स
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 24th क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? दैट इज कर्नाटका। कैसे कॉफी, कैसे कर्नाटका। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 25th, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में। 25th हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये रहेंगे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन की, और एंड में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th में सोशल साइंस में आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना होता है, जिसके मार्क्स रहेंगे 5 मार्क्स, यानी कि जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स की, उसमें से 5 मार्क्स की वेटेज है वो आपके प्रोजेक्ट की रहेगी। प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस या फिर कंज्यूमर राइट्स। ओके, कंज्यूमर अवेयरनेस या कंज्यूमर राइट्स टॉपिक है, उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वो बना करके ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं। आपको क्या करना है? प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको इस टाइप के सारे प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स एटसेट्रा मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 2 और 3 मार्कर में, 3 मार्कर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट अ ज्योग्राफिकल एसे ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न को क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे फसलों की जो ऋतुएं हैं उनके ऊपर हमें नोट लिखना है। या फिर इसके लैंग्वेज हो सकती है, हाउ मेनी एग्रीकल्चरल सीजन्स आर ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, डिस्कस दम। इंडिया में कितनी फसल ऋतुएं होती है और उनको हमें डिस्कस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि इन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है। कौन कौन से हैं? रबी, खरीफ एंड जायद। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की। देखिए तीनों चीज़ों में क्या पता करना है हमें? एक तो ये कि फसलें बोई कब जाती है, काटी कब जाती है, और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है। 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। रबी की बात करें, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अगर रबी क्रॉप्स की बात करें, दीज आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिसंबर में इनको बोया जाता है। अक्टूबर में भी, कुछ नवंबर में भी होती है, दिसंबर तक भी बुआई चलती है। ठीक, ऐसे ही चलेगा, यानी कि मिनिमम ऑफ 2 मंथ्स को लेकर के चलोगे। एंड दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ, जैसे यहाँ पे अप्रैल एंड मई करोगे, अप्रैल और मई भी नहीं होगा, मार्च एंड अप्रैल हो जाएगा। ओके, एंड दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। जून तक नहीं जाती भाई, सर्दियों वाली क्रॉप्स है, जून तक कहाँ जाएगी। ओके, तो मार्च अप्रैल में इनकी कटाई हो जाती है। तो सबसे पहले बताएंगे कि रबी सीजन है। दीज क्रॉप्स आर सोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इनको बोया जाता है। एंड दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल में इनको काटा जाता है। मार्च में जैसे मस्टर्ड है, ग्राम है, वो काट ली जाती है, और अप्रैल में कटाई हो जाती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है वीट को। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो रबी सीजन की है वो है वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड बार्ले। देखिए हिंदी में अगर कहें तो ये रबी है। क्या है? रबी, ऐसे लिखा जाता है। तो इसकी जो मुख्य फसलें हैं, जैसे 2 अक्षर है ना, रबी, 2 ही वर्ण है ना, तो इनकी मुख्य फसलों में भी 2 ही शब्द मिलेंगे। जैसे गेहूँ, ओके, तो एक तो हमें याद रह जाएगा, जैसे चना, छोटा सा नाम, जैसे जो। अब देखिए कि इससे आपको आइडिया लगाना है कि गेहूं चना वाले टाइम में जो गांव में रहते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि उस टाइम में तो सरसों भी होते हैं, इट मीन्स वो भी रबी की क्रॉप है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। हिंदी में एक छोटी सी ट्रिक रहेगी इसके साथ। उसके बाद सेकंड हमारा जो क्रॉपिंग सीजन है दैट इज़ खरीफ सीजन। खरीफ सीजन की बात करें, द क्रॉप्स आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन द मंथ ऑफ मई जून। मई जून में बुआई होती है। एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई हो जाती है। ओके, क्लियर? These crops, खरीफ crops are sown in the month of May June and these are harvested in the month of October November में। यानी कि रबी सीजन की बुआई शुरू होगी, उससे पहले इनकी लगभग कटाई शुरू हो जाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर पेडी यानी कि राइस, जूट एंड कॉटन। देखिए यहाँ पर भी हमारी ट्रिक वही काम करेगी। खरीफ 3 अक्षर आते हैं ना, इसमें 3 वर्ण आते हैं, तो इसकी मुख्य फसलों में भी 3 आएंगे। जैसे देखिए कपास 3 है ना इसमें, ऐसी चावल हिंदी में अगर लिखेंगे तो, लेकिन याद हो जाएगा हमें इंग्लिश में भी। चावल ऐसे ही हमारा हो गया, बाजरा, ओके, ऐसी पटसन, वो भी बड़ा नाम हो गया। तो इससे हम तुकबंदी कर सकते हैं कि हाँ कैसे हमें याद रखना है। सो पेडी यानी कि राइस, जूट, कॉटन
एंड बाजरा की बात करें तो दीज आर द इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप्स। उसके बाद आ जाता है हमारा जायद। जायद की अगर बात की जाए, जायद क्रॉप्स आर सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच में जायद के क्रॉप्स का सीजन आता है। इट इज़ ए शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है। एंड इसकी अगर बात करें दैट बिगिनस इन फ्रॉम द मिड ऑफ मार्च, मार्च के मिड से शुरुआत होती है इसकी जब फसलें कटनी शुरू हो जाती है, एंड दैट कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ मे के एंड तक ये चलता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो उसमें आ जाता है वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स एटसेट्रा। भाई छोटा सा सीजन है, इसमें जैसे चारे वाली फसलें होगी, सब्जियां वगैरह होगी, तो वो सब कुछ उगाया जाता है। क्लियर? तो ये किसके बीच में आता है? रबी के बाद और खरीफ से पहले का एक छोटा सा सीजन है जायद। क्लियर? तो हर सीजन में से हमें 3-3 पॉइंट्स करने हैं। कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, यानी कि शुरुआत कब होती है सीजन की, एंड कब होता है, और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग टाइप की फार्मिंग्स की बात की गई। वैसे तो बहुत सारी टाइप की फार्मिंग की जाती है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देर आर द 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैरी आउट इन इंडिया। इंडिया की अगर बात करें तो 4 टाइप की खेती की जाती है, कृषि की जाती है। तो इसमें सबसे पहले है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, झूमिंग कल्टिवेशन भी इसको कहा जाता है, स्लेश एंड बर्न भी इसको कहा जाता है। दिस वन इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, सबसे पुरानी टाइप की फार्मिंग होती है। इसमें प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इट रिक्वायर्स लेस लैंड, कम ज़मीन की ज़रूरत होती है, लेस कैपिटल, लेस लेबर, ओके, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन एंड टूल्स, प्रोडक्शन रिमेन लेस एंड सो डज द प्रॉफिट। यानी कि सब कुछ कम 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 रहता है। कम ही ज़मीन चाहिए, कम ही पैसा चाहिए, कम ही मेहनत चाहिए, कम ही खाद बीज वगैरह का कम ही प्रयोग किया जाता है, प्रोडक्शन कम रहता है, प्रॉफिट भी कम रहता है। ओके, तो ये होते हैं जो आदिवासी लोग जो करें, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो करें, वो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है। दैट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ सब्सटेंस, यानी पेट भरने के लिए इस खेती को किया जाता है। तो डिटेल में हमें नहीं जाना, हम आगे बात करने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग फार्मर्स जनरली ग्रो 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स, 2 या 2 से ज़्यादा फसलें लेते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरी आउट इन द एरियाज ऑफ डेंस पॉपुलेशन। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है ना, वहाँ पर इस टाइप की खेती करते हैं। तो वहाँ पे प्रेशर खूब ज़्यादा होता है, इसलिए 2 से ज़्यादा फसलें लेते हैं। और मेन फोकस यहाँ पर भी फूड क्रॉप्स के ऊपर होता है। तो इसकी भी बात हम डिटेल में आगे करने वाले हैं। उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है कि व्हेन अ फार्मर्स ग्रोज अ क्रॉप, व्हेन ए फार्मर ग्रोज ए क्रॉप टू सेल इन द मार्केट, दैट इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। जब कोई फार्मर है वो मार्केट में बेचने के लिए कोई फसल बोता है तो उसे कमर्शियल फार्मिंग कहेंगे। देखिए इंडियन जो फार्मर्स है वो कॉटन को ग्रो करें, शुगर केन को ग्रो करें, जूट को ग्रो करें, तो किस में आएगा? ये कमर्शियल फार्मिंग में आएगा, क्योंकि वो मार्केट में बेचने के लिए पैदा कर रहा है ना, घर पे तो नहीं रखना। तो दैट इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। व्हेन ए फार्मर ग्रोज द क्रॉप टू सेल इन द मार्केट, दैट इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। इन इंडिया कॉटन, जूट, शुगर केन, दीज आर इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जो हमारा यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्रॉप दी गई है, जो टाइप ऑफ फार्मिंग दी गई है, वो प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग की बात करें तो इट इज़ ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इट इज़ द पार्ट ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग का ही पार्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है कि प्लांट इज प्लांटेड, इसमें प्लांट को प्लांट किया जाएगा। ओके, यानी कि सैपलिंग इज प्लांटेड, उस पौधा लगाया जाता है, बीज नहीं बोया जाता, पौधे को लगाया जाता है। एंड वंस ए प्लांट इज ग्रोन, जब एक प्लांट को ग्रो किया जाता है, दैट गिव्स प्रोडक्शन फॉर मिनिमम 3 ईयर्स तक वो प्रोडक्शन देता है। जैसे टी, कॉफ़ी की बात करें, टी, कॉफ़ी, बनाना या फिर जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो ये सारे किस में आएंगे? ये प्लांटेशन फार्मिंग में आएंगे। हिंदी में कहेंगे बागानी कृषि या फिर रोपण कृषि। ठीक, तो ये हमारे हो गए कि वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। तो ये 4 टाइप से फार्मिंग है जिनकी बात की गई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हालांकि इनकी बात हम डिटेल में भी करने वाले हैं, यहाँ पे हमने ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन दिया गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान एंड हु अंडरटुक दिस प्रोग्राम। भूदान जो मूवमेंट था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ओके, और इसको किसने शुरुआत की थी इस मूवमेंट की? तो देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान ग्रामदान
मोमेंट वॉज टू ऑफर लैंड्स टू द लैंडलेस विलेजर्स। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड द लैंड टू द लैंडलेस जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको ज़मीन दिलवाना था। इसके लिए इनक्रेज किया गया था कि भाई जिनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस लैंड है आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओके, भूदान मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। विनोबा भावे ने इनको शुरू किया था इस मूवमेंट को। व्हेन श्री रामचंद्र रेड्डी ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 80 लैंडलेस विलेजेस। देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के रामचंद्र रेड्डी हैं, उन्होंने अपनी 80 एकड़ जो लैंड थी वो 80 लैंडलेस फार्मर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी थी उस वक्त, और वहीं से शुरुआत होती है भूदान ग्रामदान मूवमेंट की। ओके, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान मूवमेंट was to offer lands to the landless villages, and it was initiated by Vinoba Bhave when Shri Ramchandra Reddy of Andhra Pradesh offered his 80 acres of land to be distributed among the 80 landless farmers or the peasants. Okay. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में 2 और 3 मार्कर में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या फिर राइट द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, या फिर इसको यूँ भी कह सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती है, राइट अ डिटेल नोट या शॉर्ट नोट ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर नोट लिखिए, या फिर राइटेड नोट ऑन द जूमिंग कल्टीवेशन। एक ही बात है, ठीक, चाहे वो स्लेश एंड बर्न बोलिए, चाहे उसको प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग बोलिए, जूमिंग बोलिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलिए, एक ही बात है। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया गया आपके एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर में। स्लेश एंड बर्न फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम फार्मिंग भी इसको कहा जाता है। ओके, पहली चीज़ तो यही बताएंगे, स्लेश एंड बर्न फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम फार्मिंग भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे ऑल्सो की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है। इट इज़ अ प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। ये कैसी खेती होती है? प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। देखिए, सब्सटेंस का मतलब होता है जहाँ टाइम पास करना हो, गुजारा होता हो। प्रिमिटिव मतलब जो बहुत पहले से शुरू की गई थी। तो सबसे पहले हमने इसी टाइप की खेती को शुरू किया था। ओके, तो सबसे पहले बताएंगे स्लेश एंड बर्न फार्मिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड झूम कल्टीवेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग भी इसको कहा जाता है। ओके, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स और अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। इसमें क्या करते हैं कि इस टाइप की जो खेती होती है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड, एक ज़मीन को साफ करते हैं। ओके, दे कट द ट्रीज, ट्री को काटना कहलाएगा स्लेश। ओके, एंड देन बर्न दम, बर्न मतलब जलाना हो गया, उसको कट करेंगे, उसको जलाएंगे, एंड आफ्टर दैट दे कैरी आउट द स्लेश एंड बर्न फार्मिंग, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहाँ पे करना शुरू कर देंगे। ओके, और इसमें किसके ऊपर मेन फोकस होता है? दे मेनली फोकस और मेनली प्रोड्यूसेस फूड क्रॉप, सीरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं कि पेट ही भरना ना। ओके, so it is a primitive subsistence agriculture, and in this type of farming farmers clear a patch of land and produce cereals or food crops to sustain their family, कि अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए इस टाइप की खेती को किया जाता है। आफ्टर एवरेज 3 to 5 years when the soil fertility decreases the farmers shift their place of farming। देखिए, हर 3 से 5 साल के बाद किसान क्या करते हैं यहाँ पे, they shift their place of farming after every 3 to 5 years, because after every 3 to 5 years the land become less fertile। जो लैंड है that becomes less fertile, वो कम उपजाऊ हो जाती है, तो वो नई जगह पे जाते हैं, and then again repeat that process, उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। पेड़ों को काटेंगे, जलाएंगे, फिर खेती करना शुरू कर देंगे, फिर नई जगह पे चले जाएंगे। आफ्टर 3 to 5 years के बाद काटेंगे, जलाएंगे, तो इसको स्लेश एंड बर्न फार्मिंग इसीलिए कहा जाता है। ओके, और इस फार्मिंग की बात करें तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि इसमें पेड़ों को काटा जाता है। दैट्स लीड्स टू द pollution, and that leads to the environmental degradation, and that leads to the soil erosion too। इससे मिट्टी का कटाव भी होता है, पर्यावरण को भी, इन्वायरमेंट को भी लॉस होता है। ओके, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज डिस्करेजिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इसलिए गवर्नमेंट इस टाइप की फार्मिंग को डिस्करेज करी है। क्लियर? तो ये हो गया कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहते हैं। ओके, तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फार्मर्स कीप शिफ्टिंग देयर प्लेस ऑफ फार्मिंग आफ्टर एवरी 3 to 5 years के बाद वो अपनी जगह को बदलते रहते हैं, घूम घूम के खेती करते हैं, इसलिए इसको झूम खेती कहते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन रहेगा 2 and 3 मार्कर के सेगमेंट में।
ये है राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग की बात हम पहले कर चुके हैं। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है कि व्हेन अ फार्मर ग्रो अ क्रॉप टू सेल इन द मार्केट, व्हेन अ फार्मर ग्रोज ए क्रॉप टू सेल इन द मार्केट, दैट इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। ओके, जैसे गन्ना बोया मार्केट में बेचने के लिए तो वो कमर्शियल फार्मिंग हो गई, कॉटन बोया मार्केट में बेचने के लिए तो वो कमर्शियल फार्मिंग हो गई। अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी? फर्स्ट, क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर सेल इन द मार्केट। पहला तो ये कि क्रॉप्स को जो बोया जाता है इस टाइप की फार्मिंग में, वो मार्केट में बेचने के लिए बोया जाता है। लार्ज फार्म्स आर रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इस टाइप की जो खेती होती है उसमें खेतों का आकार वो काफ़ी बड़ा होता है, अप टू द हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स तक के खेत हो सकते हैं। ओके, लेबर्स एंड कैपिटल इंटेंसिव, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी ज़्यादा लेबर चाहिए होती है और ज़्यादा ही इसमें पूंजी की, पैसे की, रोकड़े की नीड होती है। हैवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, इसके साथ साथ यहाँ पे देर इज़ ए हैवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। एंड देर इज़ ए हैवी यूज ऑफ मशीन एंड टूल्स, मशीन एंड टूल्स का यूज़ भी अच्छा खासा यहाँ पर किया जाता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। तो इसमें आप सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो। इसमें जैसे अगर हम बात करें, देर इज़ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड, ओके, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, कैपिटल, मशीन एंड टूल्स, फर्टिलाइजर्स, एंड जनरली प्रोडक्शन रिमेन्स हाई एंड सो डज द प्रॉफिट। प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, सब कुछ इसमें ज़्यादा होता है। ज़्यादा ज़मीन चाहिए, ज़्यादा मेहनत चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा मशीनों का यूज़ होगा, ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। देखिए इस चैप्टर में से ही आपके ज्योग्राफी के एनुअल एग्जाम, सोशल साइंस के एनुअल एग्जाम की बात करें तो इसी चैप्टर में से ही आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। दोनों में डिफरेंस बताना है। ये आपका अगर अलग सेपरेट क्वेश्चन आए तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ से हमारी बन जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए क्या क्या डिफरेंस रहेगा इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। किसमें? प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें। इन प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग अ फार्मर कल्टिवेट्स लैंड विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स यूजिंग सिंपल टूल्स एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे दिस वन इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, एंड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए फार्मर कल्टिवेट्स द लैंड with the help of family members using simple tools and natural fertility of the soil। यानी इसमें कुछ नया नहीं करता, वो फैमिली मेम्बर काम करेंगे थोड़ा बहुत, सिंपल टूल्स का यूज़ होगा और जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उसी को यूज़ किया जाता है। इन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की अगर बात करें, फार्मर्स ग्रो 2 और मोर देन क्रॉप्स इन ए ईयर। जबकि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है कि फार्मर्स ट्राई टू ग्रो 2 और मोर देन 2 क्रॉप इन ईयर। साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें लेंगे। ओके, एंड दैट रिक्वायर्स हाई डोज ऑफ इनपुट्स लाइक दैट ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइजर एटसेट्रा। उनकी बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो यहाँ देखिए सिंपल तरीके से होती है, यहाँ पे सिंपल तरीके से नहीं होगी क्योंकि वो 2 से ज़्यादा फसलें लेनी है। तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें, in this type of farming a farmer cultivates the lands with the help of the family members using simple tools and natural fertility of the soil, while in intensive subsistence farming farmers grows 2 or more than 2 crop in year। यहाँ पे जो फार्मर है वो 2 या 2 से ज़्यादा फसलें लेगा। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इज कैरी आउट इन एरियाज ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है वो कहाँ की जाती है? जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। वाइल इंटेंसिव फार्मिंग इज कैरी आउट इन द एरियाज ऑफ डेंस पॉपुलेशन। ये डेंस पॉपुलेशन के इलाके में की जाती है। ओके, PSF यानी कि यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें, इट रिक्वायर्स लेस लेबर, वाइल ISF इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर। इसमें कम लेबर की ज़रूरत होगी, उसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। दूसरा नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस रहेगा, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग रिक्वायर्स लेस लैंड। इसमें लैंड की ज़रूरत भी कम होती है। कम कैसे होती है भाई? देखिए वो ईयरली एक ही फसल लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर रखा है, बारिश के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, सो प्रैक्टिकली प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें तो दैट रिक्वायर्स लेस लैंड, while intensive subsistence farming requires more land because they need to grow 2 or more than 2 crop in a year, 2 or more than 2 crop
इन ए ईयर, उनको 2 या 2 से ज़्यादा फसलें बोनी होती है ना, तो उनको ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग रिक्वायर्स लेस कैपिटल, पैसा भी कम लगता है, कुछ ऐसा करते ही नहीं। जबकि वाइल ISF इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग रिक्वायर्स मोर कैपिटल, पैसा ज़्यादा चाहिए। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग रिक्वायर्स नो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, वाइल इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें दैट रिक्वायर्स मोर केमिकल्स। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग रिक्वायर्स नो टेक्नोलॉजी और मशीन एंड टूल्स का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाता, वाइल इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग रिक्वायर्स मशीन एंड टूल्स, मोर मशीन एंड टूल्स। उसके बाद है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें, इन प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग प्रोडक्शन जनरली रिमेन्स लो, वाइल इन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग प्रोडक्शन रिमेन्स हाई, यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इन प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग देर इज़ नो प्रोडक्शन, यहाँ पे नो प्रॉफिट, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता, वाइल इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज़ प्रॉफिटेबल, वो प्रॉफिटेबल होती है। यानी कि देखिए क्या क्या करना है सिंपल से तरीके से। जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है उसको क्या चाहिए, कम ज़मीन चाहिए उसमें ज़्यादा चाहिए, कम लेबर चाहिए उसमें ज़्यादा चाहिए, कम पैसा चाहिए उसमें ज़्यादा चाहिए, कम मशीनें चाहिए उसमें ज़्यादा चाहिए, इसमें कम पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है उसमें ज़्यादा किया जाता है। जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है उसमें प्रोडक्शन कम रहता है उसमें ज़्यादा रहता है, इसमें प्रॉफिट कम रहता है उसमें ज़्यादा रहता है। यानी कि एक साइड में कम 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 है, दूसरी साइड में ज़्यादा 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 है, बस लेस एंड मोर उसमें हो जाएगा सारा का सारा। तो ये था हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया विद एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऊपर मिल गया कि सबसे पहले हमें बताना है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है। उसको हम बताएंगे कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की अगर बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स जनरली ग्रो 2 और मोर देन 2 क्रॉप इन ईयर, 2 या 2 से ज़्यादा फसलें लेते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरी आउट इन द एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, जनसंख्या का प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की जाती है। बाकी सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा आप लिख दोगे। कहाँ की जाती है, जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है वहाँ पे की जाती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये वो मेन स्टेट्स है जहाँ पर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की जाती है। क्लियर, तो इतना लिखना है। ऐसे अगर यहाँ पे पूछा जाए प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में नोट लिए तो भी आप इजीली राइट कर पाओगे। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी पर बेस्ड रहेगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अच्छा खासा चांसेस रहेगा कि एक क्वेश्चन बन जाए। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, कॉफ़ी, वीट, राइस, कॉटन, जूट, शुगर केन एट्सेट्रा। देखिए इनमें से कोई एक क्रॉप के ऊपर आपको नोट लिखना आ सकता है। ओके, एक्सप्लेनेटरी नोट आपको लिखना होगा, 5 मार्कर का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कितनी क्रॉप्स होगी, हमारी 7 क्रॉप्स है, 7 में से कोई एक क्रॉप करनी है। तो मैं यहाँ पर किसी एक क्रॉप का आंसर दे रहा हूँ और एक मॉडल आंसर दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपको आंसर लिखना कैसे अगर इस टाइप की क्रॉप आती है। तो देखिए इसमें हम टी की बात करेंगे। ओके, यानी कि इस टाइप का एक क्वेश्चन रहने के चांसेस रहेंगे। तो टी क्रॉप की अगर बात करें तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर में टी को आपने लिख दिया, उसको डबल अंडरलाइन कर लोगे, ये मेन हेडिंग हो गई। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन रहेगा। टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। वैसे जितनी ये 7 क्रॉप्स है वो सारी सारी इंपॉर्टेंट है। टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज़ ए बेवरेज क्रॉप है, पेय फसल है ना, सो इट इज़ ए बेवरेज क्रॉप। टी कंटेन्स थीन विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी। देखिए टी कंटेन्स थीन एलिमेंट, इसमें एक थीन नाम का एलिमेंट होता है जिसके कारण चाय पीने से हमें हल्की सी ऊर्जा या नशा सा हो जाता है। ओके, सो टी कंटेन्स थीन एलिमेंट विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी। द लाइफ स्पेन ऑफ द टी प्लांट कैन बी एनीवेयर बिटवीन द 30 to 50 ईयर्स। और ये एक बार अगर पौधा लगा दिया जाए ना, झाड़ी नुमा पौधा होता है, तो 30 to 50 ईयर्स तक प्रोडक्शन देता है। क्लियर, एक बार पौधा लगा दिया तो 5 ईयर्स के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और 30 to 50 ईयर्स। हालांकि कुछ जो वैराइटीज़ है दैट कैन गिव प्रोडक्शन अप टू द 100 ईयर्स टू, 100 साल तक भी प्रोडक्शन दिया जा सकता है। ये इंट्रोडक्शन हमें देना है। कोई भी क्रॉप आप लिखोगे, देखिए फर्स्ट लाइन तो सबकी सेम रहेगी, टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। राइस की बात करें तो राइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। कोई भी क्रॉप लिखोगे, उसके बाद आप बताओगे वो किस टाइप की क्रॉप है। जैसे राइस, व्हीट फूड क्रॉप है, टी एंड कॉफ़ी बेवरेज क्रॉप है, कॉटन जूट की बात करें तो वो फाइबर क्रॉप्स है। तो सेकंड लाइन आपकी इस टाइप की बनेगी। थर्ड है टी कंटेन्स थीन विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी। उसमें आप बता दोगे उनके यूजेस क्या है। ओके,
एंड द लाइफ स्पेन ऑफ द टी प्लांट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 30 to 50 ईयर्स के बीच में इनका टाइम पीरियड होता है। जबकि अगर हम व्हीट राइस की बात करें तो उसमें हमें बताना है कि वेदर इट इज़ रबी क्रॉप और द खरीफ क्रॉप, ये हमें बताना है। तो ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको मेंशन करना होगा। आफ्टर दैट हमें बतानी है रिक्वायर्ड कंडीशंस। ओके, अगर वहाँ पूछा जाए व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टी, कॉफ़ी, व्हीट, राइस एटसेट्रा, या फिर पूछा जाए ज्योग्राफिकल कंडीशन, तो हमें सेम वे में ही लिखना है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन दैट इज़ आवर मेन हेडिंग, तो इसको भी आप डबल अंडरलाइन करोगे। आफ्टर दैट आपको लिखना है टेम्परेचर, और ये पूरा सेंटेंस लिखोगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है टेम्परेचर। टी क्रॉप रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर आइडल रहता है। द टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर टी क्रॉप, टी क्रॉप के लिए आइडियल माना जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है सॉइल कैसी चाहिए। लेटराइट सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी के लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है, सर्वोत्तम जो मिट्टी होती है, वो हमारी लेटराइट सॉइल होती है। रेनफॉल इट नीड्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। टी क्रॉप नीड्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। देखिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, एंड इट मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल होनी चाहिए, नहीं कि एक महीने में ही हो गई और बस छुट्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि इसकी जो टी लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, वो पत्तियाँ कब निकलेगी, जब बारिश होती रहेगी। क्लियर। रिलीफ की बात करें, इट रिक्वायर स्लोपी लैंड, स्लोपी रिलीफ चाहिए। स्लोपी मतलब ढलानी ज़मीन चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ों में अगर पानी खड़ा रह जाए ना तो झाड़ी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा, टीवी में आपने देखा होगा, असम वगैरह में जो टी गार्डन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ढलानी होते हैं, ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होते हैं। ओके, लेबर की बात करें, टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप, लेबर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और मशीन एंड टूल्स की बात करें तो देर इज़ लिमिटेड यूज़ ऑफ मशीन एंड टूल्स। मशीन एंड टूल्स का यूज़ यहाँ पे लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि लेबर इंटेंसिव क्रॉप है ये। तो ये होगी रिक्वायर्ड कंडीशन की क्या क्या चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी हमारी मेन हेडिंग रहेगी, तो इसको भी डबल अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले हम इंडिया की पोजिशन बताएंगे। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम सेकेंड पोजीशन पे आते हैं टी के प्रोडक्शन में। इन इंडिया आसाम with 53% and West Bengal with 24%. These are the leading tea producing state of India. देखिए अगर हम बात करें तो इंडिया में असम है वो फर्स्ट पोजीशन पे 53% टी को प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद वेस्ट बंगाल आ जाता है, पर्टिकुलरली जो नॉर्दर्न पार्ट है, दार्जिलिंग का इलाका है, वहाँ पे अच्छी खासी चाय पैदा की जाती है। दार्जिलिंग में ग्रीन टी भी पैदा की जाती है, वर्ल्ड फेमस। तो ये लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा। थोड़ी बहुत चाय वहाँ पर भी प्रोड्यूस की जाती है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मेंशन करना है, आंसर जो देना है आपको, चाहे वो टी का हो, व्हीट का हो, राइस का हो, कॉफ़ी का हो, रबर का हो, किसी भी टाइप के। ये जो 7 है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। इनमें से कोई एक क्रॉप के ऊपर आपको एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना आ सकता है आपके एग्जाम में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 5 to 6 टाइम ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या है हमारा, रिपीट और डिस्क्राइब टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो भी सुधार किए गए, उनको हमें मेंशन करना है। देखिए कई बार ऐसे आ जाता है कि मेंशन एनी फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मेंशन एनी फॉर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशनल है, कौन से टेक्नोलॉजिकल है। तो नीड नॉट टू वरी, आप सारे ही मेंशन कर दोगे तो जो भी है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सुधार किए गए खेती में। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन गवर्नमेंट अबोलिश जमींदारी सिस्टम एंड लैंड वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की बात करें तो सबसे पहला जो काम किया था इंडियन गवर्नमेंट में, दैट अबोलिश जमींदारी सिस्टम। पहले क्या था कि पूरा पूरा गांव जमींदारों के अंडर में होता था, एंड फार्मर्स वर नॉट देयर, दे डिडंट हैव देयर ओन लैंड, दे वर जस्ट शेयर क्रॉपर्स होते थे, वो खेती करते थे। ओके, और ऐसा अगर होता तो खेती में, एग्रीकल्चर में जो इम्प्रूवमेंट है वो हो ही नहीं सकती थी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट अबोलिश जमींदारी सिस्टम एंड द लैंड वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस फार्मर्स। जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको ज़मीनें दे दी गई। तो एक तो जो रिफॉर्म है ये किया गया। सेकेंड, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड होल्डिंग कंसोलिडेशंस एंड इंक्रीज्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखिए एक और काम किया,
इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड होल्डिंग कंसोलिडेशन। होल्डिंग कंसोलिडेशन क्या है कि इसको हिंदी में बोलते हैं चकबंदी। पहले क्या था कि जैसे आफ्टर द इंडिपेंडेंस फार्मर्स के खेत, जैसे ये विलेज है, क्लियर, एक यहाँ है थोड़ा सा खेत, थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो फार्मर तो घूमता ही रहता था, ठीक से वो फोकस नहीं कर पाता था और प्रोडक्शन कम रहता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अंडर द होल्डिंग्स कंसोलिडेशन गवर्नमेंट ने उस किसान को एक ही जगह पे ये सारे खेत दे दिए इकट्ठे, दूसरे को यहाँ पे दे दिए। ओके, तो ये एक बड़ा रिफॉर्म था। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड होल्डिंग कंसोलिडेशन एंड इंक्रेज्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग उसको भी इंक्रेज किया गवर्नमेंट ने कि भाई छोटे छोटे किसान हैं, अपनी ज़मीन है, तो एक साथ मिलकर के ट्रैक्टर ले आओ ना, मिलकर के खेती कर लीजिए। ऑल्दो इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एक एफर्ट ये भी था। उसके बाद थर्ड जो रिफॉर्म किया गया, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड वाइट रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आई। ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आई? जैसे बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, चीप लोन्स प्रोवाइड किए गए एंड फार्मर्स वर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग थी वो उनको दी गई, यानी बहुत सारी चीज़ें की गई थी। ऐसी वाइट रेवोल्यूशन थी जिसमें पशुपालन को बढ़ावा दिया गया था। तो ये भी एक बड़ा स्टेप कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडिपेंडेंस के बाद उठाया गया था। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन रूरल एरियाज सो दैट फार्मर कैन टेक चीप लोन्स। किसानों को सस्ते लोन मिल पाए, इसके लिए गाँव में ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इनको एस्टेब्लिश किया गया था। ये भी एक बड़ा रिफॉर्म था, क्योंकि जब हम बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग की, दैट रिक्वायर्स हाई डोज ऑफ इनपुट्स, बहुत इनपुट्स चाहिए, सो कैपिटल भी अच्छी खासी चाहिए। तो सस्ते अगर लोन मिल गए तो ये एक प्रॉफिटेबल काम हो गया फार्मर्स के लिए। सो गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन द रूरल एरिया सो दैट द फार्मर्स कैन टेक चीप लोन्स। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू प्रोटेक्ट फार्मर्स। देखिए एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि दैट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ द सोविंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप की सोविंग के टाइम एक रेट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सरकार, गवर्नमेंट इस रेट के ऊपर फसल को खरीदेगी। तो ये इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज़ क्या होता था कि जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था तो कोई पूछता ही नहीं था, रेट काफ़ी डाउन हो जाते थे। नेक्स्ट ईयर फार्मर्स क्रॉप को बोते नहीं थे, रेट ऊपर चले जाते थे, तो रेट फ्लैक्चुएट होते थे और फार्मर्स को लॉस होता था हर बार। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइस। प्राइस के फ्लक्चुएशन से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट जो रिफॉर्म किया गया, नेक्स्ट रिफॉर्म क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप इंश्योरेंस दैट प्रोटेक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम डैमेज brought by the natural disasters such as fires, cyclones and drought etc. देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस को स्टार्ट किया। इससे भी फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिला, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर के कारण या फिर किसी भी नेचुरल क्लैमिटीज़ के कारण उनकी क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाती थी। ओके, तो उनको लॉस हो जाता था। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस है, ये भी एक अच्छा रिफॉर्म किया गया था। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS एंड किसान क्रेडिट कार्ड्स। ये दोनों चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की गई। यानी कि जो फार्मिंग होती है दैट इज़ ए रिस्की जॉब है, रिस्की जॉब कह लीजिए, रिस्की एक्टिविटी कह लीजिए। तो उसमें किसानों को कई बार कई प्रकार के रिस्क आते हैं कि वो मशीनों को भी यूज़ कर रहे हैं, रात को भी वो खेत में जा रहे हैं। तो यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इनिशिएटेड और लॉन्च्ड KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। अब इसके बेस पे क्या होता है कि किसान पहले से लोन है उनको मिल जाता है, जब रिक्वायरमेंट है वो पैसे ले सकते हैं, जब वो यूज़ करेंगे तभी उनको इंटरेस्ट पे करना है। तो KCC एंड PAIS को भी इंट्रोड्यूस किया गया इंडिपेंडेंस के बाद। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्पेशल रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स एज वेल एज चैनल्स। ओके, देखिए गवर्नमेंट ने कई रेडियो चैनल, कुछ टीवी चैनल्स, कुछ रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स है वो लॉन्च किए। किसके लिए? ताकि फार्मर्स को ट्रेन किया जा सके। ओके, एंड वेदर रिपोर्ट्स, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। दीज आर ऑल दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स, कि उनको पहले से वो प्लानिंग कर पाते हैं कि हमें आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, उनको एक प्रॉपर एडवाइस मिल पाती है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे। फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट मैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ टू।
इंडियन गवर्नमेंट ने कई प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ को भी सेटअप किया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कंटिन्यूसली रिसर्च वर्क को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये कुछ रिफॉर्म्स है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे फार्मिंग में। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर और इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, आपके इंग्लिश मीडियम की बात करें तो 1-2 चैप्टर आपके रहते हैं। हिंदी मीडियम में हम ऑलमोस्ट टोटल 100% जो चैप्टर्स है वो पब्लिश कर चुके हैं। चैप्टर वाइज MCQs भी पब्लिश किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ जो आपका मैप वर्क है, चाहे वो हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है, तो वो भी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। आपको कहाँ मिलेगा? आपको प्लेलिस्ट में जाना है। क्लास 10th सोशल साइंस जीनियस बैच में देखिए क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। और मैप वर्क के लिए आप जा सकते हो क्लास 9-10th मैप वर्क में, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको किसी और सब्जेक्ट में या किसी भी टाइप के वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर भी आपके कमेंट का वेट रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।